पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हंगरी में स्टडी का क्या स्कोप है? क्या अच्छा ऑप्शन है हंगरी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? यूरोप में आने के लिए हंगरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है इस टाइम, क्योंकि फ़ीसेस भी इनकी ठीक है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के। जहाँ पे स्टडी का मयार भी अच्छा है, वहाँ पे अच्छी तालीम दी जाती है। अब वीज़ा रेशो तो सबसे पहले ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वीज़ा रेशो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम देखें तो एक कॉलेज है तैमूरी पाल कॉलेज, ठीक है, जो कि हंगरी से क्या आगे आप अपनी स्टडी कन्वर्ट करवा सकते हो, अपने ग्रेड ट्रांसफ़र हो सकते हैं हंगरी में? डिपेंड करते हैं, वही बात है कि आपकी डिग्री पे और आपके सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली हो सकते हैं। तो ये राउंड अबाउट आजकल जो वो चल रहा है, तो पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 मिलियन तक जो है तो इसके राउंड अबाउट चल रही है। बता दो तो यूरोज़ में अगर आप करें तो ऑलमोस्ट 10,000 यूरोज़ तक अगर हो तो बेहतर है। पिछले 6 महीने से पढ़े कि क्या एक स्टूडेंट अपनी फीसेस वगैरह यहाँ पे निकाल लेता है? अगर वो काम करे तो क्या वो अपनी फीसेस यहाँ पे जोड़ लेता है? वेल टू बी ऑनेस्ट, जैसे अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आराम से अपनी फ़ीसेस अपने ख़र्चे इवन आफ्टर 6 मंथ आप पाकिस्तान का एक चक्कर भी लगा के आ सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा पे कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली जो है तो बाकी मतलब आप यूरो इज़ मोर देन। हंगरी लगा कैसा आपको हंगरी एज ए कंट्री? एज ए कंट्री इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है। मतलब यूरोप के और बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में, मतलब अगर आप बुदापेस्ट को देखें तो इट्स अ लाइवली कंट्री। इधर आपको 24 आवर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी, शॉप्स भी मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होगे और जहाँ भी होगे अल्लाह के अमान में होगे। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानी भाइयों को ईद मुबारक। और आज की मेरी वीडियो है सैयद इजलाल हैदर के साथ। सैयद इजलाल हैदर पाकिस्तान से मेरे भाई हैं, इस्लामाबाद से, और ये यहाँ हंगरी में स्टडी कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। और इनकी स्टडी अब कंप्लीट होने वाली है या कंप्लीट हो चुकी है, हम उनसे पूछेंगे। इसके साथ हम इनसे आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है, मेन टॉपिक वो ये कि हंगरी में स्टडीज़ का क्या स्कोप है। अगर आप हंगरी में स्टडी के हवाले से आ रहे हो, इसके साथ साथ कितना ख़र्चा हो जाता है अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हो, और यहाँ पर एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी है और काम वगैरह की क्या सूरत हाल है एक स्टूडेंट के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सब दोस्तों के लिए काफ़ी एक मुस्बत रहेगी। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही घंटी के आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। हेलो गाइस, सो हियर इज सैयद इजलाल हैदर। अस्सलाम वालेकुम इजलाल भी, कैसे हो? सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं पाकिस्तान से आने के हवाले से कि क्या प्रोसीजर है। तो आप एक स्टूडेंट हो यहाँ पे? मैं स्टूडेंट हूँ KGU में, मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह ये बस मेरा फाइनल ईयर है और लास्ट सेमेस्टर है मेरा, तो मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा इजलाल भी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान से पिछले कुछ सालों से हंगरी काफ़ी ज़्यादा स्टडी वीज़े इजरा कर रहा है। तो आप क्या समझते हो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हंगरी में स्टडी का क्या स्कोप है? क्या अच्छा ऑप्शन है हंगरी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? यूरोप में आने के लिए हंगरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है इस टाइम, क्योंकि फ़ीसेस भी इनकी ठीक हैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के। ज़ाहिर सी बात है कुछ अच्छे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ़ीसेस नहीं भी हैं, लेकिन उनकी और काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वीज़ा प्रोसेसिंग में और एडमिशन में हंगरी इस टाइम काफ़ी अच्छा जा रहा है। कहते हो कि हंगरी में फ़ीसेस ज़्यादा हैं बाकी कंट्रीज़ की निस्बत? अब जो है ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि अभी मोस्ट रिसेंटली ये हुआ है कि इन्होंने फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा की हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 1000 यूरोज़ का फ़र्क आया है। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, इन्फ्लेशन रेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हुई है। इवन हमारी यूनिवर्सिटी की पहले फ़ीस थी तकरीबन 2680 थी। अच्छा। मास्टर्स की, अब उन्होंने 3480 कर दी, 800 यूरोज़ का फ़र्क उसमें आया है। काफ़ी बड़ा। इसी तरह बैचलर्स की फ़ीस में भी तकरीबन 700 to 800 यूरोज़ का फ़र्क आया है। और इसी तरह अगर हम देखें बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन गवर्नमेंट जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। तो अगर इस फ़र्क को हम देखते हैं तो फिर तो मैं यही रिकमेंड करूँगा जो भी नए आने वाले हैं कि आप थोड़ा सा वेट करके स्कॉलरशिप गेन कर लिया करें, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम का। अगर वो आप नहीं कर सकते तो फिर आप और अच्छे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ़ीसेस नहीं है, जहाँ पे स्कोप अच्छे आपका। अब जैसे आप देखें कि हंगरी में आपने देखा होगा कि जितने भी ग्रेजुएट हुए हैं, तो आप कह लें कोई 5% बंदे यहाँ पे रुके होंगे
اس کے علاوہ سارے آگے پیچھے نکل جاتے ہیں, اسکپ کر جاتے ہیں, موسٹلی جو ہے تو اسٹڈیز کے دوران ہی اسکپ کر جاتے ہیں. تو اگر آپ نے فیوچر بنانا ہے, اچھا فیوچر بنانا ہے, تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جرمنی جا سکتے ہیں, ناروے جا سکتے ہیں, سویڈن, ڈینمارک ہے, نیدرلینڈ ہے, کافی زیادہ اچھی کنٹریز ہیں. اچھا جلال بھائی, آپ کی بات کاٹوں گا بیچ میں کیونکہ ہمارا ٹاپک ہنگری کے حوالے سے ہے. تو میں آپ سے ہنگری کے حوالے سے یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ کیا سمجھتے ہو, اگر ہنگری میں جیسے آپ بتا رہے ہو کہ فیسز کافی زیادہ ہو گئے ہیں سال میں, تو کچھ ایسی یونیورسٹیز آپ کیونکہ آپ ایک قابل اسٹوڈنٹ ہو اور آپ کا کافی تجربہ ہے اسٹڈی کے حوالے سے, کچھ آپ ایسی کچھ یونیورسٹیز بتا دو جہاں پہ آپ سمجھتے ہو کہ ویزا ریشو بھی اچھا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا, اور جہاں پہ اسٹڈی کا معیار بھی اچھا ہے, وہاں پہ اچھی تعلیم دی جاتی ہے. اب ویزا ریشو تو سب سے پہلے یہ ایک بہت غلط کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ویزا ریشو آپ کی یونیورسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ایک کالج ہے تیموری پال کالج, ٹھیک ہے, جو کہ مطلب ادھر کے ہنگری کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ, تو ویزے تو اس کالج کے بھی لگے ہیں. ویزا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پروفائل پہ, یہ آپ کی یونیورسٹی پہ کبھی بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا. تو یہ ایک کانسیپٹ غلط بنا ہوا ہے کہ ویزا جو ہے تو یونیورسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ فیکٹرز ہیں جو یونیورسٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہنگری کے لیے موسٹلی یہ دیکھتے ہیں, آپ کے کیش فلو دیکھتے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں, اور ہر چیز کے لیے وہ آپ کا جو ہے نا, آپ جس کا بھی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ اچھی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ان کو صحیح پراپرلی بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پیسے کہاں سے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں, آپ کو کوئی وہ نہیں ہوگی, دقت نہیں ہوگی ایڈمیشن میں, ویزا پروسیس میں. چاہے یونیورسٹی آپ کی وہی بات ہے کہ تیموری پال ہو یا سینٹ اشتوان ہو, کوئی بھی ہو, اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا آپ کا, آپ کی پروفائل پہ. اور جہاں تک بات ہے اچھی یونیورسٹیز کی, تو یہ پھر وہی بات ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈگری کون سا کرنا چاہتے ہو. اب آپ میڈیکل میں جانا چاہتے ہو تو سیملوس ہے, انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہو بی ایم ای ہے, ایل ٹے ہے آپ کے پاس, آپ بزنس اسٹڈیز میں کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس کارنویس یونیورسٹی ہے, بہت اچھی ہے, اوبودا یونیورسٹی ہے, آپ کے پاس بداپیسٹ بزنس اسکول ہے, انٹرنیشنل بزنس اسکول ہے, آپ کے پاس کے جی یو کافی اچھی رینکنگ میں ہے, اس کے بعد میٹروپولیٹن ہے وہ بھی. تو یہ ساری یونیورسٹیز کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی کافی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ کا وہ ہو سکتا ہے کہ. اچھا اجلال بھائی, کتنی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے ہنگری کے لیے نارملی آج کل جو بینک اسٹیٹمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے, مطلب جو بینک اسٹیٹمنٹ کا فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کے 1 ایئر کے ایکسپینسز, جن میں آپ کے ریزیڈنس ایکسپینس, کھانے پینے کا ریٹرن ٹکٹ اور آپ کی فیسز ہوتی ہیں. تو یہ راؤنڈ اباؤٹ آج کل جو وہ چل رہا ہے تو پاکستانی روپیز میں 2 ملین تک جو ہے تو اس کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہی ہے. یوروز میں اگر آپ کریں تو آلموسٹ 10,000 یوروز تک اگر ہو تو بہتر ہے. پچھلے 6 مہینے سے 3 مہینے سے ہے, 6 مہینے سے ہو تو زیادہ بہتر ہے. ویسے یہ لوگ لاسٹ 3 منتھس کی اسٹیٹمنٹ ریکوائر ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا, یہاں پہ آپ کا اسٹڈی کے حوالے سے کیسا تجربہ رہا ہنگری میں, لوگ کیسے لگے آپ کو ہنگیرین لوگ, اسٹوڈنٹ جابس کیسے ہیں ہنگری میں, اور سیلری وغیرہ کے اوپر کچھ اگر آپ. اچھا, جس ٹائم ہم آئے تھے 2018 میں آیا تھا, اس ٹائم تو یہ حالات تھے کہ کہیں پہ اگر آپ کو مل رہی ہے نا 2 یوروز میں بھی آپ کو مل رہی ہے پر آور ویج, تو ہم خوشی ایز اے پاکستانی ہم خوشی جوائن کر لیتے تھے, کیونکہ اس ٹائم بہت کم لینگویج کا بہت بڑا بیریئر ہے ان کا. یہ لوگ انگلش بولنا نہیں چاہتے, اس وجہ سے لینگویج کا ان کا بیریئر ہے, تو اس وجہ سے جابس کافی کم تھی. لیکن پچھلے 2 سالوں سے 2-2.5 سالوں سے جب سے یہ فوڈ ڈیلیوری کا کام آیا ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب اب جہاں ہم نے 600 میں بھی کام کیا تو وہی لوگ اب 1200-1300 فورنس آفر کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ جابس اس ٹائم میں کافی زیادہ ہے, مطلب جو بھی آتا ہے تو وہ ودن 1 منتھ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے, کہیں نہ کہیں ان کو جاب مل جاتی ہے. اور لوگوں کا بیہیویئر جو ہے تو وہ مطلب ایسے لوگ بھی ملے ہیں جو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ ان سے اچھا کوئی نہیں ہے, اور ریسسٹ ٹائپ بھی ملے ہیں, تو وہ نارمل ہے, ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے, بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا جلال بھائی, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایک اسٹوڈنٹ اپنی فیسز وغیرہ یہاں پہ نکال لیتا ہے, اگر وہ کام کرے تو کیا وہ اپنی فیسز یہاں پہ جوڑ لیتا ہے؟ ویل ٹو بی آنیسٹ, جیسے اب میں یہاں پہ ہوں تو میں الحمدللہ اپنی فیسز مینیج کر رہا ہوں. تو جو کرنے والے ہیں انہوں نے 2018 میں بھی ہمارے ساتھ ایسے بندے تھے جو اپنی فیسز مینیج کر رہے تھے, اور جو نہیں کرنے والے تو وہ پھر ابھی بھی نہیں کر رہے. ظاہر بات ہے جو بندہ کام کرنے والا ہے وہ ایگزیکٹلی.
पाकिस्तान में ना एक सोच है कि शायद हंगरी एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे फीसेस नहीं जुड़ती, क्योंकि मैं जब से मैंने यूट्यूब पे हंगरी के हवाले से वीडियो बनाना स्टार्ट की तो हर बंदा यही सवाल करता है कि आप मुझे यहाँ ये बता दें कि हम अपनी अकोमोडेशन और खाने पीने का खर्चा निकाल लेंगे। इवन कि मेरे ख्याल में अगर आप यहाँ अच्छे से काम करो तो आप अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हो। तो ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे काम कर सकता है। एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा था कि लाइक आप जो है तो इजीली मैनेज कर सकते हो आजकल। जो अभी जिस तरह की जॉब्स हैं, जैसे फूड डिलीवरी को मैं टॉप पे रखूँगा। अगर आप जी अगर आप दिन में 6 आवर्स भी आप देते हैं ना फूड डिलीवरी, तो आप जो है तो आराम से अपनी फीसेस, अपने ख़र्चे, इवन आफ्टर 6 मंथ आप पाकिस्तान का एक चक्कर भी लगा के आ सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा पे कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली जो है तो बाकी मतलब आप 1000 से 1500 यूरोज़ तक पर मंथ इजीली आप उससे वो कर लेते हैं। 1500 यूरोज़ अगर आप कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे ख़र्चा 500 यूरोज़ तक है। 1000 आपके पास सेविंग हो ही रही है। और अगर आप मेहनत थोड़ी ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा पैसे हैं। खर्चा कितना हो जाता है लाल भाई एक स्टूडेंट का यहाँ पे? एज ए स्टूडेंट अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन में रहते हैं तो मेरे ख्याल में आप अगर अच्छा खाना पीना करते हैं तो 500 इज़ मोर देन इनफ आपकी हर एक चीज़ के लिए, जिसमें आपके जो है तो रेजिडेंस भी आ जाती है, आपके खाने पीने का खर्चा भी आ जाता है, बाकी आपके मोबाइल फ़ोन और ये वो सारे खर्चे आपके आ जाते हैं। तो 500 इज़ मोर देन इनफ। हमने जो है तो शुरू में हम आए थे तो उस टाइम जॉब्स भी नहीं होती, तो उस टाइम हमने मैनेज किया तो हम लोग 300 यूरोज़ में भी मैनेज कर लेते थे। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ अब इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ गया तो और काफ़ी वो चीज़ें हैं जिनको मतलब अभी जो है तो आप जब यहाँ शुरू में आते हैं तो आपका लाइफस्टाइल कुछ और होता है, विद द टाइम आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो अब जो है तो मतलब ये है कि 500 यूरो इज़ मोर देन। हंगरी लगा कैसा आपको, हंगरी एज ए कंट्री? एज ए कंट्री इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है। मतलब यूरोप के और बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में मतलब अगर आप बुदापेस्ट को देखें तो इट्स अ लाइवली कंट्री। इधर आपको 24 आवर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी, शॉप्स भी मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स भी मिलेगी। बहुत अच्छी है, बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन यूरोप इट इज़। तो अच्छा लगा इधर। मतलब इंशाल्लाह जब मैं चला जाऊंगा तो आई एम गोना मिस दिस सिटी ऑब्वियसली, क्योंकि प्यारा सिटी था। इधर एक अलग ही इसके साथ वो हो गई है अटैचमेंट। काफ़ी टाइम हो गया ना आपका यहाँ पर? मुझे हो गया, मैं 2018 में आया था, अगस्त 2018, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। अच्छा जलाल भाई, आखिर में आपसे एक, क्योंकि आपका तजर्बा है तो एक तजर्बाकार बंदे के हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कोई एक्सपीरियंस, कोई राय, कोई अपनी तरफ से कोई मशवरे देना चाहें आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो हंगरी आना चाहते हैं, या वो उन लोगों को जो यहाँ हंगरी काम के लिए घूमने फिरने के आना चाहते हैं, तो उन लोगों को आप कुछ मशवरे देना चाहोगे? नहीं, सबसे पहले ये है कि आप जब भी आएँ तो यहाँ पे स्कैम्स हैं, उनसे आप ख़ुद को बचाएं। आप पहले से एक रिसर्च करके आएँ कि आपने किस तरह वो करना है सारा कुछ। सेकेंडली स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अब आप जब भी आते हैं तो मतलब ये एक बिज़नेस में भी हमने पढ़ा है और हर जगह हमने देखा भी है कि आपने अपना एटलीस्ट 6 मंथ्स का जो है ना आपने बैकअप अपना रखना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता, आप एक नई जगह पे आ रहे हैं, आपको लोग कैसे मिलते हैं, आपको वो कैसे होता है। दूसरा ये बात है कि आप जो है तो अपनी जो पर्सनल चीज़ें वो अपने तक रखें। लाइक आपके अगर आपके पास कैश है, एक ब्रदराना मशवरा है, क्योंकि यहाँ पे वाक़यात ऐसे हो जाते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन ये बात है कि पता नहीं चलता किसी बंदे का ना। तो शुरू में तो कैश हो गया, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने तक रखें, आप किसी के साथ वो ना करें कि आप किसी को दे दें कि नहीं भाई मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ। तो ये ट्रस्ट आप शुरू में नहीं कर सकते किसी पे भी। जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ तो शुक्र है नहीं हुआ इस तरह का कोई सीन, लेकिन हमने देखे हैं, क्योंकि मेरे ग्रुप्स हैं यहाँ के, उनमें हम देखते हैं बच्चे आते हैं हमसे पूछते हैं भाई ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, हमने इस बंदे को ये किया। तो वो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ये है कि आप अपने तक रखें, थोड़े बहुत खुद को एजुकेट करके लाओ, थोड़ा बहुत खुद को एजुकेट करें। आप ग्रुप्स देखें, उनमें आप सर्च करें, मतलब पोस्ट करने से बेहतर है आप सर्च करें। सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस हुए हुए हैं, 6-6, 7-7 साल पुराने ग्रुप्स हैं। तो जो आपके जहन में क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको यूट्यूब से, इनके चैनल से, बाकी भी हैं, और उधर से आपको मिल जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा जलाल भाई, मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है बार बार, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हंगरी से क्या आगे आप अपनी स्टडी कन्वर्ट करवा सकते हो, अपने ग्रेड ट्रांसफ़र हो सकते हैं हंगरी में? डिपेंड करते हैं, वही बात है कि आपकी डिग्री पे और आपके सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली हो सकते हैं वो जी। और ग्रेड्स पे भी डिपेंड करता है? ग्रेड्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी, इवन आप विद इन हंगरी भी अगर आप चेंज करवाना चाहो
تو وہ بھی ایک الگ ہی ہے. اور اگر آپ آؤٹ سائڈ ہنگری ود ان یورپ کروانا چاہیں, زیادہ مشکل نہیں ہے, ہو جاتا ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے, ہو جاتا ہے. بڑی مہربانی ہے جلال بھائی آپ کی, آپ نے ٹائم دیا, شکریہ آپ کے آنے کا. عید مبارک, آپ نے خوش رہو سر جی. السلام علیکم. شکریہ دوستوں آپ سب کا. اجلال حیدر بھائی تھے پاکستان سے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اچھی رہے گی. کوئی سوال ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو. انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, عید کی خوشیوں میں خود بھی خوش رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھیں. ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. السلام علیکم, بائے بائے.